नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और आप देख रहे हैं जी न्यूज पर बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। धर्म की बात आते ही जेएनयू में कुछ लोगों को कुछ होने लगता है और ये जो होता है वो अक्सर अच्छा नहीं होता। अब इस दशहरे पर तो हद ही हो गई। रावण के प्रतीकात्मक सिर पर ही कुछ लोगों ने जूते चप्पल निकाल लिए, पत्थर उठा लिए। आपत्ति थी, रावण के 8 सिर तो ठीक हैं, लेकिन ये 2 क्यों? क्योंकि ये 2 सिर उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीरों से बने थे। आपको हम यहां ये बता दें, इन दोनों पर दंगे भड़काने के आरोप हैं, देशद्रोह का आरोप है। तो आज हम जेएनयू की इसी तासीर को समझेंगे कि उच्च शिक्षा के इस ऐतिहासिक गढ़ को कुछ लोग क्यों एक बंद किला बनाना चाहते हैं। लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी भी क्यों नहीं होनी चाहिए। करेंगे इसी मुद्दे पर बातचीत। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। मेहमानों के पास हम जाएं उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए। उन्होंने रावण दशहरा का नाम, पुतला दहन का नाम उन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम का पुतला दहन करने के नाम पे लगा दिया। हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। वामपंथी जो संगठन है, इनके छात्र वहाँ उपस्थित थे, माँ दुर्गा के विरोध में, सनातन के विरोध में नारेबाजी की। उसके बाद इन्होंने जूते चप्पल दिखाए, उन्होंने इनके हाथ में जो लकड़ी की स्टिक्स थी, जूते चप्पल थी, उन्होंने फेंके शोभा यात्रा पर। 2014 में भी ऐसे लोगों ने महिषासुर उत्सव मनाने का फैसला किया था। तो ये लोग भारत की संस्कृति के खिलाफ हैं, सनातन के खिलाफ हैं। उसमें चप्पल दिखाने की और उसमें दंगे करने की कोशिश करने की क्यों, क्या जरूरत थी? आप बार बार अफसाने की कोशिश क्यों करें? प्रोवोकेशन का ये जो उनका पॉलिटिक्स है, कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स है, ये शुरू से एबीवीपी का एक तरीका रहा है। पुतला दहन होता है क्या कभी? उमर खालिद, शर्जील इमाम सबके पुतला दहन होता है? नहीं होता ना। उन्होंने महिषासुर के नारे लगाने शुरू किए और मूर्ति की तरफ चप्पल दिखाना शुरू किया। इस तरीके की घटिया पॉलिटिक्स एबीवीपी हमेशा से करती थी। पढ़ने लिखने के स्पेस को हमेशा एबीवीपी के लोग एक रिलीजियस फेस्टिवल को, रिलीजियस सेंटिमेंट को अपने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एजेंडे के बतौर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, जेएनयू में क्या कुछ हुआ वो आप समझ गए होंगे। और ये बवाल हुआ क्यों, आइए जरा समझते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। इसमें कुछ जेएनयू के छात्र नेता भी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर, अच्छा आप जेएनयू में रह चुके हैं, अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है, जेएनयू की तासीर बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं विनोद अग्निहोत्री जी। प्रोफेसर कपिल कुमार हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर प्रवेश चौधरी आप प्रवक्ता हैं बीएचपी के, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। डॉक्टर सनी धीमान जेएनयू के नेता रह चुके हैं, जेएनयू एसयू के। अखिलेश यादव एनएसयूआई के लीडर हैं जेएनयू से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष प्रवीण एबीवीपी के लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं और भालचंद्र कांगो सीपीआई के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल डॉक्टर सनी धीमान आपसे ही है मेरा, दिक्कत क्या है वहां पर? अगर इस तरीके से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, लोग वहां पर जुलूस निकाल रहे थे, भाई दुर्गा पूजा और ये जो विजयादशमी का त्योहार है पूरा देश मना रहा है, तो जेएनयू में क्या दिक्कत है? नमस्कार आप सभी को। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक कहानी के माध्यम से अपनी बात कहूँगा। एक जंगल में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। सूखे के बाद जंगल में शेर के दरबार में लोग आए, अपनी बातें रखने लगे कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे, इस पर कुछ करना चाहिए। अचानक सियारों के बीच में चर्चा चलने लगी कि जंगल खतरे में है और वगैरह वगैरह डिस्कोर्स चला। अचानक एक बाज उड़ के आता है और बोलता है कि एक बादल फट गया है, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। होता क्या है, सियार और गिद्ध कहते हैं कि पहले ये बताओ कि उसने मेरे पे चप्पल मारी है, उसका क्या करें? उसने मेरे धर्म को आहत किया है, उसका क्या करें? यही दुर्दशा इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में हमारे युवाओं की चल रही है कि जिस वक्त क्लाइमेट क्राइसिस, जैसे हिमाचल में बादल फट रहे हैं, हर जगह बादल फट रहे हैं, बेरोजगारी का बादल फट रहा है, उस पर चर्चा ना हो, लेकिन चप्पलों पर चर्चा आज हमें इस देश में करनी पड़ रही है। विजयदशमी के दिन, जिस दिन सत्य की असत्य पर जीत को हम मानते हैं, मतलब इतनी असहिष्णुता है कि अगर मान लीजिए, हालांकि मैं
एबीवीपी की लाइन को सपोर्ट नहीं करता, मान लीजिए उन्होंने पुतला जलाया तो कुछ छात्र लोग उनको रोकने में लगे पड़े हैं, और उसके बाद ये एबीवीपी के लोग उस जो झड़प हुई है उसको धर्म के पीछे लेकर आ गए हैं कि दुर्गा माता को चप्पल दिखाई गई। बहुत ही घटियापना है, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे आनंद जी, दोनों ही तरफ एबीवीपी और लेफ्ट के बच्चों के हाथों में चप्पलें हैं। मतलब उसमें दुर्गा माता के अगर सम्मान या अपमान की बात करें तो दोनों तरफ होगा। शुरुआत कहां से हुई? मेरे साथ एबीवीपी के नेता भी मौजूद हैं, पीयूष प्रवीण। विवाद की शुरुआत कैसे हुई है बताइए। विवाद की शुरुआत ऐसे हुई कि जब ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस समय ये पूर्व निर्धारित था कि टी पॉइंट होकर के जाएगी, और इन्होंने जो प्रोटेस्ट कॉल दिया था पहले बराक हॉस्टल, और जानबूझ करके इन्होंने चेंज किया और चेंज करके टी पॉइंट तक ले करके आए। और इनकी पहले से ही मानसिकता रही है, हमेशा से सनातन विरोधी रहे हैं, हमेशा से हिंदू आस्था पर चोट करने वाले रहे हैं। और जैसे ही वहां पहुंचता है वहां महिषासुर के ये नारे लगाने लगते हैं, शुम्भ निशुम्भ के नारे लगाने लगते हैं। उसके बाद दुर्गा देवी को ये चप्पलें दिखाने लगते हैं। उसकी प्रतिक्रिया में जो शोभा यात्रा में छात्र शामिल हुए हैं उसकी प्रतिक्रिया में ये चप्पल दिखाए इनको। तो ये सही हुआ अखिलेश यादव जी? आप तो एनएसयूआई के नेता हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि कल 2 अक्टूबर का दिन था, कल बापू की जयंती थी, विजयदशमी का दिन था, और आरएसएस भी अपने 100 साल पूरे कर रहा था। जब हम इस कंटेक्स्ट को और पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आज़ादी के ठीक बाद 1948 में बापू को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, जो कि गोडसे के द्वारा किया जाता है। और जब यह हत्या कर दी जाती है तो आरएसएस के लोगों के द्वारा लड्डू बांटा जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। यह पत्र है सरदार वल्लभ भाई पटेल का एमएस गोलवलकर को। उस पत्र में उन्होंने कहा कि जो इस तरीके का विभाजन के दौर में एक तरफ मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ आरएसएस ने जो इस तरीके का बीजारोपण किया हुआ है, इसकी वजह से आपके ऊपर हमें बैन लगाना होगा। एक दूसरा मसला आता है कि यही आरएसएस जब जनता के बीच में इनके खिलाफ जब रोष बढ़ता है तो अपना एक मुखौटा तैयार करते हैं, अपना एक ट्रोजन हॉर्स तैयार करते हैं, जिसका नाम होता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से यह जनता के बीच में जाने का काम करते हैं। अरे भाई आप मुद्दे पे आइए। मैं मुद्दे पे मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पर कुछ लोग रावण वध का कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, वहां पर पूजा पाठ करना चाह रहे हैं, पूरा देश मना रहा है ना विजयादशमी का त्योहार, तो जेएनयू के आइलैंड है, द्वीप है क्या, वहां पर ना हो? नहीं, हम इनके इतिहास से ही शुरू करके आ रहे हैं, क्योंकि इस पे भी बातें करना जरूरी है कि किस तरीके से यह कॉन्स्पिरेसी करते हैं, किस तरीके से यह मुद्दों से बरगलाते हैं। कल तो होना यह चाहिए था कि जो पुतला दहन था वह बेरोजगारी का पुतला दहन होना चाहिए था। कल जो पुतला दहन होना चाहिए था वह चुनाव आयोग का और वोट चोरी का पुतला दहन होना चाहिए मतलब था। शर्जील और उमर खालिद की तस्वीर लगा दी गई तो उस पर आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई। तो होना ये चाहिए था, होना वो नहीं चाहिए था। हुआ यही ना कि दरअसल शर्जील और उमर खालिद की भी तस्वीर वहां लगाई गई थी। इसी को लेकर तो बवाल शुरू हुआ ना कि भाई क्यों लगा दिया आपने रावण के साथ? रावण क्यों बता रहे आप उसको? भाई साहब, हाँ, फिर से मैं पुनः वही तो मैं बात कर रहा हूं भाई, आपको पुतला दहन जिसका करना है करिए। हमारा कहने का मतलब यह है कि कल के डेट में आप देखेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि पिछले 5 सालों में 80 से ऊपर पेपर लीक्स हुए हैं। एनसीआरबी का डेटा है कि किसानों से भी ज्यादा सारे मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन आप जेएनयू में वापस लौटिए ना। मैं आता हूं विद्यार्थी परिषद पे ही आता हूं, मैं आता हूं उसी पे, इनकी जड़ों में मट्ठा भी डालूंगा कि इनकी असलियत क्या है। दे आर पैरासाइट्स इन एवरी स्टूडेंट मूवमेंट। लाइक जब मूवमेंट हुआ, जेपी का मूवमेंट, पीयूष प्रवीण आप जवाब देना चाहेंगे फिर बाकी मेहमानों को तो उसमें पैरासाइट्स का काम करते हैं। जब 1990 का मंडल का आंदोलन होता है उसमें पैरासाइट्स आते हैं। नोटा से भी कम इनको वोट प्राप्त होते हैं जब जेएनयू छात्र संघ का चुनाव होता है। आप अपनी जड़ें तो जमाइए पहले जेएनयू में, यहाँ राजनीति की बात कर रहे हैं भाई। यू आर ट्रोजन हॉर्स ऑफ आरएसएस। आप जानते हैं डॉक्टर, आप जो है कि आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप वो जड़ में मट्ठे डालने का बात कर रहे हैं। गांधी के डॉक्टर प्रवेश चौधरी, क्या एबीवीपी राजनीतिक लाभ के लिए सब कुछ कर रही है? 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनता है नेशन फर्स्ट का विचार लेकर के। ये जो विद्यार्थी, आज का विद्यार्थी, आज का नागरिक है, ये विषय लेकर के चलता है। विद्यार्थी परिषद अगर राजनीति करता तो घुसपैठियों का मुद्दा 70 के दशक में उठा रहा था। आंसू के साथ मिलकर के आसाम के अंदर बड़ा आंदोलन कर रहा था, ये विद्यार्थी परिषद कर रहा था। विद्यार्थी परिषद का 70 के दशक के अंदर आप देखिए महाराष्ट्र में नामांतर आंदोलन, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे होना चाहिए, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन चला रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। देश के अंदर अस्पृश्यता को लेकर के तमाम बड़ा अभियान
90 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। चलिए ठीक है, फिर से मुद्दे पे लौटते हैं। के अंदर कैंपसेस के अंदर राष्ट्रवाद चलेगा, राष्ट्र तत्व पर बात होगी, देश और समाज की बात होगी। ये अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है, दिक्कत है आपको। ठीक है, 1948 से कर रहा है। भालचंद्र कांगो जी मेरे साथ, एक मिनट रुकिए, मुद्दे पे रहिए, आप लोग डिरेल कर दे रहे हैं बहस को। एक मिनट रुकिए, भालचंद्र कांगो जल्दी से छोटे में सुनिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना, देखिए मैं मराठवाड़ा से हूँ, इस बात की मुझे बहुत हंसी आ रही है। अभी बोलने वाले एक वक्ता कह रहे थे, ये वक्ता कह रहे थे कि 1976 का जो मराठवाड़ा विद्यापीठ नामांतर का आंदोलन हुआ वो एबीपी में, ये सबको मालूम है। होना था वो इस कार्यक्रम के बाद होना था, यानी विसर्जन के बाद रावण दहन का कार्यक्रम होना था। लेकिन जब वामपंथी छात्र कुछ गड़बड़ करेंगे, कुछ दिक्कत करेंगे, तो कुछ तो होगा ना। नहीं, मुझे जो जानकारी मिली है, एक मिनट रुकिए, अच्छा आप रुक जाइए, अरे रुकिए भाई, पत्थर मार रहे हैं। ठीक है, वो तस्वीरें सबने देखी, लेकिन मुझे यह भी पता चला है, भालचंद्र कांगो जी आपसे मेरा सवाल है, चूंकि शर्जील और उमर खालिद की तस्वीरें रावण के साथ लगा दी गई थी, उसके 10 चेहरों में ये 2 चेहरे भी दिखाए गए थे, इस बात को लेकर वहां आपत्ति दर्ज की गई। कपड़ों से भी पहचान लीजिए, मोदी जी बोलते हैं। भालचंद्र कांगो जी, का विरोध, देखिए मैं यह कहना चाहता हूं, अपनी बात रखने दीजिए, भालचंद्र कांगो, हाँ, शर्जील इमाम, देखिए मेरे को बोलने दे, अगर बोलने देंगे तो बात करेंगे। ये जो तरीका है किसी को बात नहीं करने देने का, ये बोलिए सर, आपको हम सुन रहे हैं, बोलिए अपनी बात रखिए सर, फटाफट में बैठता नहीं है। हाँ, मेरी बात यह है कि देखिए शर्जील इमाम और उमर खालिद को 5 साल से जेल में रखा है, अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि कोई पूरा कोई यही नहीं है, पुरावा ही नहीं है उनके खिलाफ, तो उनको जबरदस्ती जेल में रखा गया है। ऐसे वक्त इंडियन पिनल कोड ये कहता है कि अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी यू आर नॉट अ क्रिमिनल, और ऐसे वक्त उनका फोटो लगाना ये गलत बात है। लेकिन जानबूझकर कम्युनलाइजेशन करने के लिए ये लगाया गया है, और ये बीजेपी आरएसएस की चाल है, हर चीज को कम्युनलाइजेशन करते हैं। वांगचुक का क्या किया इन्होंने? वांगचुक को 370 कलम जब कैंसिल किया था, जब वांगचुक हीरो था, लेकिन अब तो पाकिस्तान का एजेंट बन गया। अभी 5 साल पुरानी तस्वीर मोहम्मद यूनिस के साथ उनकी पब्लिश की जाती है सोशल मीडिया में, और यह बताया जाता है कि वो प्रो मुस्लिम हो गए, प्रो पाकिस्तानी हो गए। तो इसका मतलब क्या है? इनकी हमेशा की ये चाल है। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, चूंकि आपने जो जानकारी दी, आपने शर्जील इमाम उमर खालिद का जिक्र कर दिया, आपको ये पता होना चाहिए भालचंद्र कांगो जी कि दिल्ली हाई कोर्ट से दोनों की जमानत याचिका खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला है। अरे लेकिन आपने चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल किया? 5 साल हो गए, चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल किया? तो लीजिए, हाईकोर्ट क्या बोलता है? छोड़ दीजिए, रखिए, 5 साल हो गए, चार्जशीट बोलने के लिए किया। भालचंद्र कांगो जी, पूरा वक्त मैंने आपको दिया, आपने अपनी बात रख दी, अब फैक्ट दर्शकों तक जाने दीजिए, मुझे कुछ तथ्य बताने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में शर्जील इमाम और उमर खालिद की भूमिका के बारे में क्या कहा, मैं कोट कर रहा हूं, के बारे में पुलिस ने इस केस में व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, स्पीच के वीडियो, गवाहों के बयान और दूसरे सबूतों में मद्देनजर यह साबित करने की कोशिश की है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद दोनों दंगों की साजिश के मास्टरमाइंड थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में शर्जील और उमर खालिद पर अभियोजन पक्ष की ओर से लगाए गए जो मामले हैं वो हल्के में नहीं लिए जा सकते हैं, और ट्रायल की धीमी रफ्तार और आरोपी के जेल में बंद रहने के समय के बारे में कहा गया कि ये दलीलें मौजूदा समय में लागू नहीं होती हैं। वो छोड़ दीजिए। प्रोफेसर कपिल कुमार, जरा ये बताइए, जो देश को तोड़ने की बात कहे, जो देश से कुछ राज्यों को अलग कहने की बात कहे, अगर देशद्रोह की बात कही जाती है, क्या वो देश का रावण नहीं है? क्यों उसको देश का रावण ना माना जाए? रावण के 10 चेहरों में क्यों उसको ना गिना जाए? देखिए, एक तो मैं पहले अर्ज कर दूं कि मैंने किसी के बीच में बोला नहीं है, इसलिए मेरे बीच में कोई बोले ना, क्योंकि अगर तार्किक डिबेट एक सभ्य तरीके से करनी है तो मैं वो करना चाहता हूं। और क्योंकि मेरे सामने रखिए सर, अपनी बात रखिए आप जी। मेरे सामने बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं जी। देखिए, अभी इतिहास पे बहुत बड़े लेक्चर दिए जा रहे थे कि 48 में ये हुआ, तब ये हुआ, वो हुआ। कम से कम इतिहास पे लेक्चर देने वाले अपने गिरबान में हाथ डाल करके देख लें कि क्या 1942 के अंदर अंग्रेजों का साथ देना, चर्चिल का साथ देना, 1942 के आंदोलन के खिलाफ और अंग्रेजों से चंदा मांग करके अपने अखबार निकालना, वो राष्ट्रवाद था? एक और चीज पे ध्यान देते, इन लोगों का मैनिफेस्टो उठा के देखिए,
और इन लोगों की जो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मुझको बता रहे हैं मैं 21 साल तक सीपीएम का मेंबर रहा हूं एक्टिव, ये मुझको मुझसे ज्यादा मार्क्सवाद नहीं जानते। पहली लाइन लिखी होती है कि एम क्या है इनका, टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, गरीबों की सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित करना। राष्ट्रवाद को ये लोग बुर्जुआ कॉन्सेप्ट मानते हैं, नेशनलिज्म को ये लोग बुर्जुआ कॉन्सेप्ट मानते हैं, और यहां बैठ के उस संविधान की आड़ देते हैं ये, जिस संविधान में दी गई सारी स्वतंत्रताओं का उपभोग ये अपना एजेंडा आगे ले जाने के लिए करते हैं। तो कम से कम ये इतिहास के जो उदाहरण दे रहे थे, अगर मैं गिनाने अभी शुरू कर दूं इतिहास के उदाहरण, ये नहीं बताएंगे कि 1942 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर से इस्तीफा दिया था, अत्याचार जो अंग्रेज कर रहे थे उसके विरुद्ध। मैं इन्हें नाम गिनाने शुरू करूंगा अभी पुस्तकें बदलवा रहे हैं, हिस्ट्री तो ये इतिहास भूल जाएंगे। और एक बात मुझे बताइए, जो लोग सन 62 में चीन को आक्रांता नहीं मानते और अपने ही एमपी को जो कहता है कि मैं भारतीय सैनिकों को खून दूंगा, पार्टी से बाहर, ठीक है सर, अब जेएनयू पे आते हैं वापस। जेएनयू पे आ जाइए, जेएनयू पे आ जाइए। आज कल जो जेएनयू में इन्होंने किया है ये कोई नई बात नहीं है, और इसके पीछे एक और बहुत बड़ा मूल कारण है, और कारणों के अलावा, कि लगातार इनका वो जो जनरल जे है ना, कि जेड है ना आजकल, वो जिसकी चर्चा वो करता है, वो राहुल गांधी भी हर छात्र संघ के चुनाव में अब ये लगातार पिट रहे हैं। दिल्ली में आपने देख लिया, हैदराबाद में आपने देख लिया, कई और जगहों पे आपने देख लिया। अपनी उस भड़ास को ये कैसे निकाले। और अब बात आई जहां तक ये फोटो लगाने की, जिन्हें आप रावण बता रहे हैं, दशहरा किस लिए बनाया जाता है भाई? दशहरा इसलिए बनाया जाता है कि जो ईवल है, जो देश का दुश्मन है, उसको एलिमिनेट किया जाए। और इससे बड़ा देश का दुश्मन कौन हो सकता है जो कहता है कि कॉरिडोर को काट के नॉर्थ ईस्ट को देश से बाहर कर दो? एकदम नहीं, मैं वही सवाल पूछ रहा था। विनोद अग्निहोत्री जी के पास में आना चाहता हूं, उसके बाद बाकी लोग फिर बोलेगा, अपनी बात रखिएगा। एक लाइन मुझे और बोल लेने जल्दी, छोटे में कपिल जी, बिल्कुल छोटे में। हिमायती है ना सबसे बड़ा ये कम्युनिस्ट, जरा चीन के अंदर कोई ये कह के देखे तो हम ये कॉरिडोर काट के चीन का वो कर देंगे, तो चीन में ये कम्युनिस्ट ही उसका क्या हाल करेंगे? ठीक है विनोद अग्निहोत्री जी, सवाल मेरा यह है, हम सभी को पता है कि रावण जिंदा नहीं है, जिस रावण का जिक्र अक्सर होता है। कर्म के आधार पर अब कोई अपराधी जब दिखता है या रावण की तरह उसको देखा जाता है प्रतीकात्मक तौर पर। अगर इन लोगों की हरकत उसी तरह की थी और अदालत से ये बरी नहीं हो गए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें उनके लिए कही जाती हैं, हाईकोर्ट तक से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और अदालत ने अपने आदेश में जो कुछ कहा है, वो टिप्पणी समय नहीं बना, वो भी मैं पढ़ के बता देता कि कैसे प्रथम दृष्टया इनको गुनहगार माना जा रहा है। फैसला नहीं आया, मैं साफ कर दूं, लेकिन यह कहा गया है प्राइमा फेसाई। और इसके बावजूद अगर इनकी तारीफ पे कसीदे पढ़े जाएंगे और अगर कोई रावण की तरह उनको दिखा रहा है तो उस पर दिक्कत हो जाएगी, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? विनोद जी देखिए, मैं जेएनयू पर ही बात करूंगा, इतिहास और उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फिर लंबी बहसें हैं, उनमें अपने अपने तर्क हैं सबके। मैं खुद जेएनयू में पढ़ा हूँ, जेएनयू से एमफिल किया मैंने। मेरा वो जेएनयू जो था वो ये जेएनयू नहीं है। मेरे जेएनयू में, हमारे समय के जेएनयू में इस पर कभी झगड़ा, ये तो कुछ होता ही नहीं था। ना शोभा यात्रा निकलती थी, ना दुर्गा पूजा होती थी, ना रावण दहन होता था। हमारे जेएनयू में बहसें होती थी, जनता की समस्याओं पर चर्चा होती थी, राष्ट्रीय मुद्दों पर बातें होती थी, तमाम लोग आते थे और उस पर विवाद होता था, उसमें समर्थन और उसकी बात होती थी। हम लोगों ने एक बार लोंगोवाल को बुलाया था, हरचंद सिंह लोंगोवाल जी को, जब पंजाब अकॉर्ड करने से पहले पंजाब की समस्या को लेकर के हमने पदयात्रा की थी, पंजाब की समस्या को लेकर के अमृतसर तक, समझे। हमारा जेएनयू वो जेएनयू था। आज जेएनयू में झगड़ा क्या हो रहा है कि पुतला दहन को लेकर ये कोई मुद्दा है छात्रों के लिए? और विश्वविद्यालय जो है वो शोभा यात्राओं की जगह नहीं है, वो शिक्षा यात्राओं की जगह है। दिल्ली विश्वविद्यालय में क्यों नहीं रावण पुतला दहन हुआ? वहां राष्ट्रभक्त नहीं है। तो क्या आपको लगता है जानबूझकर किया जा रहा है? इलाहाबाद में क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझकर किया जा रहा है, उकसाने के लिए किया जा रहा है? चूंकि जेएनयू में वामपंथियों का एक दबदबा रहा है, उसके खिलाफ लगातार एक प्रयास होता रहा है। मुझे वामपंथियों को वो नहीं, वामपंथियों की अपनी दिक्कतें रही हैं, लेकिन जेएनयू को एक आप प्रयोगशाला बना रहे हैं इसलिए। और रही बात ये रावण की, तो अगर बुराई का प्रतीक है तो
आप बेरोजगारी का पुतला लगाइए, राष्ट्र मतलब जो है महंगाई का लगाइए, और जो भ्रष्टाचार है, 2 लड़कों को जिन पे, अच्छा ठीक है अभी बरी नहीं हुए हैं तो साबित भी तो अभी नहीं हुआ है, अभी तो ट्रायल ही है ना, ट्रायल भी शुरू अभी तो ट्रायल। तो आपका ये कहना है, मेरा कहना ये है कि समझ पा रहा हूं कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। नहीं, फिर आप नाथुराम गोडसे का भी लगाते। हाँ, 2 अक्टूबर था, वो भी तो उसी तरह जो है, ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल, इसी सवाल का क्यों नहीं लगाएंगे? इसी सवाल का ये कोई मतलब है यार कि आप उनमें 2 लड़कों को पुतला लगा दो? अच्छा, अरे आप रावण जलाते हैं, सिंपल रावण जलाते। कुछ आपको जवाब देना चाह रहे हैं कपिल जी, अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। एक सवाल मैं पूछ लूं इनसे। ये कह रहे हैं अभी ट्रायल हो रहा है, मुझे एक बात समझाएं। अफजल गुरु का तो हाईएस्ट ट्रायल हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी दी थी ना ट्रायल के बाद। तो फिर जेएनयू में क्यों ये नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कि सुप्रीम कोर्ट कातिल है इनके लिए? सर कौन लगा ये सुप्रीम कोर्ट की इनके लिए वो, अरे किस दुनिया में क्या बात करते हैं? अफजल गुरु समर्थन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अरे छोड़िए, कौन नहीं कर रहा? अफजल गुरु का समर्थन, एक मिनट, अफजल गुरु का समर्थन करने वाली पीडीपी के साथ सरकार बनाई आपने कश्मीर में। मैंने भी बहुत देखा। अफजल गुरु का समर्थन करने दीजिए विनोद जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। किसी दूसरे को अपनी जबान खोलने नहीं देते थे, और आप कह रहे हैं आज दुर्गा पूजा हो रही है जेएनयू में। उस जमाने में क्या होता था? सिर्फ लेनिन की पूजा होती थी, स्टालिन की पूजा होती थी, पूजा नहीं, माओ की पूजा होती थी। शोभा यात्रा लेनिन की निकली, कभी कपिल जी लेनिन की शोभा यात्रा कभी नहीं निकली है, न स्टालिन की निकली है, कभी नहीं निकली है। लेनिन को मानने वाले लोग थे, स्टालिन को मानने वाले लोग थे, लेकिन यात्रा कभी नहीं निकली है वहाँ। महिषासुर को मानने वाले लोग भी हैं, चलो उस पे बता देते हैं। तुम्हें तो आजादी है ना, महिषासुर को भी मानने वाले लोग हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है भाई? उच्चशेखर रावण जो है, जो एमपी है, वो तो खुद इस बात कपिल ने एक बात कही, संविधान तो आपको नास्तिकता की भी इजाजत देता है। ठीक है, भारतीय संविधान या तो संविधान ही बदल दीजिए, वो तो आपको नास्तिक बनने की भी आजादी देता है। इसलिए सेकुलर है, क्या वो सिद्धांत छोड़ दिया है डिक्टेटरशिप ऑफ कपिल जी एक मिनट रुक जाइए। अरे आप ऐसे बातचीत नहीं होती, एक मिनट रुकिए, मैं जिसको बोल रहा हूँ वो बोलिए। भारत में नकारात्मक चीजों के विरुद्ध सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में दशहरे को मनाया जाता है। तो खाली जेएनयू में सत्य का प्रतीक होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में निकाला, दिल्ली विश्वविद्यालय बनता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं मना लिया? विश्वविद्यालय में रहा, हम रावण फूकते थे, सुनिए, कभी नहीं निकाला है, कभी नहीं निकाला है। और दुर्गा पूजा भी करी है, सरस्वती पूजा भी करी है। सरस्वती पूजा अलग चीज है, वो तो बसंत पंचमी को हर सरस्वती पूजा तो बसंत पंचमी को हर कॉलेज में होती है, हर शिक्षा संस्थान में होती है। ऐसा है, आप जो है, और सुनिए, विद्यार्थी परिषद की इकाई जो है, बता दूं आपको, 1 मिनट सुनिए, विद्यार्थी परिषद की पहली बैठक जेएनयू में मेरे कमरे में हुई थी। उमेश उपाध्याय, संजय सत्यार्थी, अच्छी बात है, दीपक मिश्रा, हरमीत सिंह, ये चारों पर नहीं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा विनोद जी, मुझे एक बात बताइए, जो है अगर जाओगे, चलिए छोड़िए, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए विनोद जी, इन बातों को छोड़ दीजिए। चलिए हमारे मित्र सुन तो लीजिए, अगर कुछ लोग, एक मिनट, जो चीज, अरे सुन तो लीजिए, सुनिए, 1 मिनट सुनिए। मेरा विनोद जी से सवाल है, चूंकि ये खुद भी रहे हैं जेएनयू के स्टूडेंट, एक बात मुझे बताइए कि अगर कुछ लोगों का मन करता है कि हम विजयादशमी का त्योहार मनाते हैं, रावण दहन करते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों राजनीति आपको इसमें नजर आती है? हाँ। फिर शर्जील इमाम को तो भाई जो जेएनयू है उसमें भी इसी देश के लोग पढ़ने के लिए जाते हैं ना, रावण जिनके घरों पर शायद ये होता होगा। वो एक तरफा मत हुई है। नहीं नहीं, मैं एक तरफा नहीं, और आप ये सवाल ये भी पूछिए, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। आप ये सवाल ये भी पूछिए, होकर आपने जब आप शर्जील इमाम को लगाते हैं तो राजनीति करते हैं, तब आप सवाल जिसलिए क्योंकि आप एक तरफा हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई मना रहा है विजयादशमी, अगर कोई विजयादशमी का त्योहार मना रहा है कैंपस में, तो क्या दिक्कत है? मेरी बात तो सुनिए, बोलने दीजिए, अब सवाल पूछते रहेंगे, जवाब मैं कब दूं? बोलिए, एक मिनट, अब एक मिनट, अब सवाल मुझसे पूछा है, सवाल मुझसे पूछा है, सवाल मुझसे पूछा, जवाब दे दीजिए। रावण जलाइए, दुर्गा जी की पूजा कीजिए, लेकिन जब आप रावण के 2 सिरों में 2 लड़कों का सर लगा देंगे तो राजनीति वहीं से शुरू होती है। रावण पे आपत्ति कहाँ है? रावण तो फिर आपने रामलीला मैदान में क्यों नहीं लगाया? तो ठीक है, आपकी आपत्ति, इनकी आपत्ति है, लोकुश रामलीला में क्यों नहीं लगाया? आपको यही करना है। आप 2 चेहरे को लगा दिए गए, शर्जील को और उमर खालिद को रावण क्यों समझ लिया गया? इनकी आपत्ति है, आपकी यही आपत्ति है ना? शर्जील और उमर खालिद ने जो किया उसको रावण क्यों समझ लिया गया? पहला कार्यक्रम सुन लीजिए, गांधी जी का शोभा यात्रा पहला कार्यक्रम था, रावण दहन दूसरा कार्यक्रम था। सुन लीजिए, शोभा यात्रा पहला कार्यक्रम था और उसके बाद रावण का दहन था। आपने शोभा यात्रा पर हमला किया है,
उस पर पत्थर मारे, वो गलत है, जलाने का शोभा यात्रा पे हमला गलत है, उसकी निंदा की नहीं चाहिए। रावण को नहीं, आप गलत मत बताइए ना लोगों को। रावण को जलाने का विषय शोभा यात्रा के बाद का है। इसका मतलब आपको दुर्गा जी की शोभा यात्रा से समस्या थी। चलिए ठीक है, सनी दीवान रावण से नहीं है, ठीक है, सनी दीवान रावण से नहीं थी, ठीक है, सनी दीवान आपके पास सूचना नहीं है, ठीक है सनी दीवान हमला हुआ है, शोभा यात्रा पे हमला किया, फायर कराइए, दुर्गा जी पे हमला किया, फायर कराइए, दुर्गा जी पे हमला किया, सनी दीवान नारा लगाए। अरे आइए भाई, सनी दीवान जी आइए, बहस में चुप रह जाइए, वरना भाई बहस में प्रवेश, इसलिए आप गलत मत फैलाइए, आप गलत मत फैलाइए, आप सही फैलाइए, सही चीज बताइए लोगों को। शोभा यात्रा पे हमला करने समझ लीजिए सही चीज, शोर मत आप एक साथ बातचीत मत करिए प्लीज। प्रवेश भाई रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। इस तरीके से सर आपसे रिक्वेस्ट है, विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद जी ऐसे डिबेट नहीं होती है। विनोद अग्निहोत्री जी, आप नहीं लगाओगे, आप लगा के कीजिए, आपने तो जो आप आपस में इस तरीके से बोलेंगे मैं स्क्रीन से हटा दूंगा ऐसे में सभी को, माफ करिए मुझे, ऐसे नहीं बातचीत हो पाएगी। जिससे मैं सवाल पूछता हूं वो जवाब दीजिए ताकि दर्शक तक वो बात पहुंचाए। हम स्वांतः सुखाई के लिए बहस नहीं कर रहे हैं कि हम लोग आपस में बातचीत करके हमें मजा आ रहा है, दर्शकों तक भी बात जानी चाहिए। धीमान साहब आइए। अखिलेश जी, आपने बहुत सही व्यक्ति को बुलाया। मैं यहाँ पर व्यक्तिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ कि सनी धीमान ग्रेट है। 2016 में दशहरे के दिन सनी धीमान और एनएसवाई ने रावण का पुतला जलाया, जो असत्य मोदी आरएसएस नथुराम गोडसे का पुतला जलाया। सनी धीमान पर कार्रवाई हुई, प्रोक्टर इंक्वायरी हुई और उसके बाद में क्या हुआ कि होम मिनिस्ट्री की जांच भी हुई। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एबीवीपी वर्सेस सनी धीमान या एनएसवाई कभी नहीं हुआ। फिलहाल जो दुर्गति हो रही है जेएनयू की, कि मैं कह रहा हूं कि आपने किसी का पुतला चाहे शर्जील इमाम या फिर उमर खालिद का डाल भी दिया, वो उनका पर्सनल राइट है। लेकिन इस पर मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब शर्जील इमाम को चिकन नेक वाला आर्ग्यूमेंट दिया, बाकी सब ठीक है, लेकिन मुझे मेरा आर्ग्यूमेंट है आपके मुताबिक इसको तोड़ने की बात अभी आपको पता नहीं मैं क्या कहने वाला हूं। एक मिनट, अभी आपको नहीं पता मैं क्या कहने वाला हूं, इस पर देनी चाहिए, आपको नहीं पता मैं क्या कहने वाला हूं। बता रहे हैं, मैं कहने वाला हूं कि वो भारत का सबसे पहला नागरिक जिसने शर्जील इमाम के स्टेटमेंट पे पुलिस में गया, वो आपके सामने खड़ा है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि मैं शर्जील इमाम से माफी मांगना चाहता हूं। उसने जो किया वो गलत है, वो तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन 5 साल में ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। ये मुझे लगता है मेरे से गलती हुई कि मुझे लगता है कि कम से कम ट्रायल में साबित होता वो गलत है, सही है, लेकिन 5 साल में ट्रायल शुरू नहीं हुआ और उसे आतंकवादियों के साथ में रखा जा रहा है। वो भारत के संविधान का अपमान है, वो भारत की लोकतंत्र की आत्मा का अपमान है। भारत का पहला आतंकवादी था उमर खालिद के साथ क्या होना चाहिए था आपके मुताबिक? देखिए, पूजा की जानी चाहिए थी। मैं क्या कह रहा हूं, उनको तो कोर्ट तय करेगी। ये तो एबीवीपी जाने कि उन्हें जलाना है कि नहीं जलाना है, लेकिन मतलब बात चप्पलों तक आ जाए, भाई वाद विवाद करो, नहीं भाई, लेकिन बात चप्पलों तक आ जाए। अफसोस हो रहा है कि मेरे शर्जील इमाम के लिए क्यों ऐसा कहा। देखिए, नहीं मुझे अफसोस नहीं हो रहा है भाई साहब, एफआईआर करने वाला मैं हूं, मैं आपसे ज्यादा राष्ट्रवादी हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे राष्ट्र में राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि तब होगा जब संविधान के अधिकारों को ऊपर रखा जाएगा। अगर किसी पे केस है तो ट्रायल शुरू करो, 5 साल तक इंतजार नहीं होगा। हम उस देश में रह रहे हैं जहां पर एक गांधीवादी को लद्दाख से उठाकर जोधपुर में लाया जा रहा है, से फोन पे बात नहीं की जा रही है। आपने बोल दिया, सुन लीजिए कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने क्या कहा है, सुन लीजिए धीमान जी, जोर से बोलने से कुछ नहीं होता है, तर्कों के आधार पे बहस होनी चाहिए। धीमान जी सुन लीजिए, धीमान जी सुन लीजिए, महात्मा गांधी के, अरे भाई सुन तो लीजिए, आज रुपया निकाल रहे हैं। अरे भाई आप ठीक रहे हैं, भाषण थोड़ी देने हम लोग यहाँ पे आए हैं, अपनी अपनी बात रखिए। कोर्ट ने क्या कहा सुन लीजिए, एक तरफा बात नहीं, धीमान सुन लीजिए आप प्लीज, डॉक्टर सनी धीमान, डॉक्टर सनी धीमान सुन लीजिए। हाईकोर्ट ने क्या कहा, मैं कोट कर रहा हूं, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। हाईकोर्ट ने कहा कि नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन या प्रदर्शन की आड़ में किसी भी षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसी कार्रवाई को राज्य मशीनरी द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आता है। यह कोर्ट की टिप्पणी है, मैं नहीं बोल रहा हूं। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। भाई मैं ये कोर्ट की टिप्पणी है कपिल जी। भाई साहब कोर्ट से ही दूंगा। हाँ, अब रुक जाइए, अब आप ही थोड़ी बोलते रहिए, कपिल को बोलने दीजिए। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट प्रोफेसर कपिल कुमार, दिल्ली हाईकोर्ट धीमान साहब रुक जाइए। एस मुरलीधरन नहीं, अब आप अरे आप लगातार थोड़ी ना बोलते रहेंगे। एस मुरलीधरन ने बोला था कि कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर पे एफआईआर हो,
आप स्टूडियो में हैं, थोड़ा कोऑपरेट करिए सनी धीमान। ऐसे बातचीत नहीं होती है। आपका जब वक्त आएगा अपनी बात रखिएगा प्लीज, बात को समझिए। आप इस तरीके से नहीं, छोटा छोटा जवाब दीजिए। कपिल जी बोल दीजिए बहस में। सरजिल ने भड़काया, प्रोफेसर कपिल कुमार की बात ऑन एयर जाएगी। कपिल जी अपनी बात रखिए। कपिल मिश्रा पे आज तक कपिल जी की बात जाने दीजिए ऑन एयर। कपिल जी अपनी बात रखिए। ये देश धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं करेगा। अरे भाई भाषण क्यों दे रहे हैं आप धनी सवाल? आप सुन तो लीजिए मेरी बात। आप मेरी बहस को डिरेल मत करिए प्लीज। कपिल मिश्रा भी था। मेरी बहस को डिरेल मत करिए डॉक्टर सनी धीमान। इस तरीके से बहस नहीं हो सकती है प्लीज। आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, रुक जाइए आप, बाकियों को बोलने दीजिए। कपिल जी बोलिए, अपनी बात रखिए। कपिल जी अपनी बात रखिए। जवाब, मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। जब मैंने पूछा कि अफजल का जो फांसी लगी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, ये जो बार बार ट्रायल की दुहाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, तो कितने दिन तक फिर आप शुरू हो गए? अरे सुन तो लीजिए भाई, आप में बिल्कुल आप सहिष्णुता की बात करते हैं। गुरु का ट्रायल, आप सुन तो लीजिए। गुरु का ट्रायल कितनी देर तक चला था? और जरा मुझे एक बात बताएं, अगर इन्हें इतने संविधान की वो है तो बताएं जरा, साध्वी प्रज्ञा और कैप्टन पुरोहित, कर्नल पुरोहित को कैसे रखा गया था जेल के अंदर? ये किसकी दुआई दे रहे हैं ये? और ये फ्रस्ट्रेशन जो इनका है, मुझे एक बता दीजिए जेएनयू के अंदर कि जब भी एबीवीपी ने कोई शांतिपूर्वक प्रदर्शन निकाला है, इस प्रदर्शन पे इन्होंने हमला नहीं किया है, पे इन्होंने पत्थर और जूते नहीं चलाए हैं, मुझे बताइए ये। और ये समझते हैं वहां पे ढपली बजा के, नारे लगा के ये देश की आजादी रोक रहे हैं। कितना विष भरा है आपके दिमाग में? करो, ये स्वतंत्रता इस देश की जो कोई बचा रहा है ना, सुन लो भाई। अरे दिमाग साहब रुक जाइए, बोले दीजिए पहले, फिर आपके पास आऊंगा। डपली बजा के रोक, डपली नौटंकी करते हो वहां पे। देश बचा रहा है इस देश का जवान, 24 घंटे सड़क पे खड़ा होकर इस देश के संविधान और आजादी की रोकता है, बचाता है। और जो आज जिसकी वजह से, उस आजादी की वजह से संविधान का दुरुपयोग करके यहाँ पे देश के युवाओं को बात का जवाब दे दो। अखिलेश यादव, हाँ अखिलेश यादव भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बात का मैं जवाब आपको दूंगा। जो आप बोल रहे हैं कि लगातार विश्वविद्यालयों में एक विशेष विचारधारा जीत रही है। भाई इतना मत चीखिए कपिल, बोले बोले अपनी बात रखिए। अरे इतना राजपाल थोड़ा बना देगा बीजेपी आरएसएस आपको। आप भी टिप्पणी क्यों आप लोग करने लगते हैं? मुद्दे पे आइए ना, छात्र नेता हैं आप, तो पढ़े लिखे आदमी हैं। विश्वविद्यालय है सर, विश्वविद्यालय ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ के ऊपर। अरे भाई तो हम तो सीख रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं। अच्छा चीज सिखाइए ना, क्या नफरत सिखा रहे हैं, प्रेम सिखाइए, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं विश्वविद्यालय स्वतंत्र विचार और बहुलतावादी सोच का एक स्थान होता है, जहां पर वाम से लेकर दक्षिण तक। सुनिए ना, ये इतना इधर उधर मत जाइए। शोभा यात्रा पर पथराव क्यों हुआ? शोभा यात्रा पर पथराव क्यों हुआ? ये जवाब दीजिए ना। सवाल आम पूछ रहा हूँ, जवाब इमली देते हैं आप। मैं सीधे बता रहा हूँ, इन्होंने ही आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में एक विशेष विचारधारा के लोग लगातार जीत रहे हैं। तो उस पर हम बताना चाह रहे हैं कि जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, जो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप करते हैं, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नियुक्त करते हैं, वहां का चीफ प्रॉक्टर रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं। इसीलिए शोभा यात्रा पे पथराव हो गया। बात आप अखिलेश जी बोलने दीजिए। तो शोभा यात्रा पर पथराव क्यों हुआ, ये तो बताइए। आप निकल जा रहे हैं दाहिने बाएं। नहीं, कपिल जी ने आरोप लगाया। कोट एंड कोट जो आरएसएस के कोटा से जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं, वह वहां पर जाकर के हस्तक्षेप करते हैं। तो ये कोई बड़ा वो नहीं है, ठीक है। और हम आ जाते हैं आपके सवाल पर, जो चप्पलों वाली बात हो रही है, जो चप्पलों वाली, भाई शक्ति की आराधना है। वहां पर दुर्गा पूजा के बाद विजयदशमी के समय लेके जा रहे थे मूर्ति विसर्जन के लिए। आप देखेंगे कि दोनों तरफ से चप्पलें दिख रही हैं। भाई अब मुझे यह बताइए, चप्पलें दोनों तरफ से दिख रही हैं? जवाब दीजिए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। चप्पलें दोनों तरफ से दिख रही हैं? मुझे अखिलेश जी, अब ये गलत बात है। मैं फोटो भी दिखा रहा हूँ। अखिलेश जी, मेरी बात आप पहले खत्म होने दीजिए। यात्रा को वहाँ पे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े से प्रतिक्रिया में दिखलाई गई है। मोदी जी बोलते हैं आप जो है हमारी आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करेंगे तो हम चुप बैठेंगे क्या? आप देवी का अपमान करेंगे, हम आप पर फूल बरसाएंगे। आप देवी का अपमान करेंगे, हम आप पर फूल बरसाएंगे क्या? अरे बौखलाए हुए हैं आप लोग, सुनिए बौखलाए हुए हैं। जो रेड पॉकेट तक आप चप्पल बट गए हैं ना, और जो एचसीयू, डीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी से छात्र समुदाय और जो राहुल गांधी जी आपके नेता जो जनरेशन की बात करते हैं ना, इन सब ने आपको नकार दिया है। जो है आपकी सत्ता हर जगह समाप्त की जा रही है, बौखलाए हुए हैं।
मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। सभी लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज। विनोद जी की शाखाओं दूसरा एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, विजयादशमी का कार्यक्रम है, ये पहला वर्ष नहीं था, 26 सालों से हो रहा है ये। छोटे में 20 सेकंड में खत्म करिए, बिल्कुल 20 सेकंड, ज्यादा नहीं। आप भाषण देने लग जाते हैं, छात्र नेता हैं, मुझे पता है। 20 सेकंड में जल्दी से। हाँ, कि जब इस तरीके की चप्पल दिखाई हुई, चाहे वह एबीवीपी या लेफ्ट के द्वारा, दोनों की ही तरफ से, तो इससे क्या मां दुर्गा का अपमान नहीं हुआ? एक दूसरा चीज है कि इनकी भावना आहत की ट्रेनिंग कहां से होती है? ठीक है, हो गया। ना 20 सेकंड से ज्यादा हो गया भाई। नहीं 20 सेकंड बस। नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने सत्ता में आने के लिए मां की ममता को बेचा, गंगा की पवित्रता को बेचा, पत्नी के मंगल। चलिए अब सवाल सब हो गया फिर अब भाषण होने लगा। अब भाषण, जवाब दीजिए। 20 सेकंड आपको, जल्दी से। अब आप चुप रह जाइए। क्या बात कर रहे हैं? यहीं से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, कपड़ों से पहचानो, छोटे कपड़ों से पहचानो, वार किया गया। मोदी जी बोल रहे हैं कपड़ों से पहचानो भाई। किस तरह से आप देखिए टीवी कपड़ों से पहचानो। विनोद अग्निहोत्री जी, चलिए छोड़िए इस बात को, छोड़िए। अब आप लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप लोग सभी दूसरी तरफ जा रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, अगले जी कपड़ों इस तरीके से एक दूसरे की तरफ चप्पल दिखाकर, वो भी जेएनयू जैसे संस्थान में, क्या संदेश जाता है पूरे देश में? बहुत घटिया मैसेज जा रहा है, गलत संदेश जा रहा है, खराब संदेश जा रहा है। चप्पलों पे चर्चा हो रही है। अरे आपका नाम विनोद जी है क्या? नहीं, धीमान है ना आपका नाम? चुप हो जाइए, इनको बोलने दीजिए। हाँ, बात यहाँ केवल चप्पल की नहीं है। अरे आपका नाम फिर विनोद जी है क्या? चुप हो जाइए भाई, बोलिए। हाँ, इनको बोलने दीजिए। चुनाव तो बोलने दीजिए ना इनको भाई, डिबेट हो ना, जलन लग लेना। विनोद अग्निहोत्री जी जल्दी से। देखिए ऐसा है कि बहुत गलत और बहुत खराब संदेश जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विश्व की जाने माने विश्वविद्यालयों में है। जब रैंकिंग आती है तो 110 के अंदर उसका नंबर आता है, और वहाँ इस तरह की घटनाएं हो बहुत अशोभनीय है। शोभा यात्रा निकालने का अधिकार सबको है, दुर्गा पूजा का अधिकार सबको है, अपना अपना मनाने का अधिकार सबको है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है अखिलेश जी, कि अगर शोभा यात्रा निकलती है तो अच्छी बात है, सबका स्वागत करना चाहिए। कल को कोई ताजिया निकालने लगे तो फिर उस पर विरोध ना करना, क्योंकि फिर वो उनका अधिकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि विश्वविद्यालयों को, शिक्षण संस्थानों को शिक्षा यात्रा निकालनी चाहिए, रोजगार यात्रा निकालनी चाहिए, न ताजिया निकालना चाहिए, न शो। इसके लिए मंदिर है, बात आपने कही, मुझे लगता है कपिल जी को इसका जवाब देना चाहिए, फिर वो ज्यादा बेहतर है। भालचंद्र कांगो जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन कपिल जी इसका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर शोभा यात्राएं निकल रही तो कल को हो सकता है कुछ लोग ताजिया भी निकालने लगे, तो उसमें दिक्कत होगी फिर। देखिए, दो बातें हैं। अगर आप मेरी व्यक्ति विशेष मेरी ओपिनियन आप मांगेंगे तो मैं यही कहूंगा कि विश्वविद्यालय के अंदर जो बड़े मुद्दे हैं देश की सुरक्षा के, आतंकवाद के, जो ट्रंप कर रहा है, ये चीजें जो देश के विरुद्ध हो रही हैं, डिबेट्स इन पे और प्रोग्राम इन पे होने चाहिए। ठीक है, मैं खुद ये कहूंगा कि ऐसे मुद्दों को विश्वविद्यालयों से दूर रखना चाहिए, जिसके ऊपर अगर आपके जो विरोधी हैं, आप जानते हैं वो विरोध करें, तो आप उनको क्यों मौका देते हैं कि आप दशहरा मना रहे हैं और उसके ऊपर आप वो करें। लेकिन एक बात यहां ये समझिए कि हर कॉलोनी के अंदर व्यक्ति अपना त्योहार मनाता है। तुरंत गोडसे का क्यों नहीं निकाया? इसका जवाब चाहते हैं हम लोग। क्या चीज? इसका जवाब पूछिए जरा दोबारा। देखिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि 2 अक्टूबर था, महात्मा गांधी का खून जिसने किया था, वो नथुराम गोडसे का फोटो क्यों नहीं, एक चेहरा क्यों नहीं दिखाया, रावण का चेहरा बोल के? ऐसा है भाई साहब, आप लगा लेते ना उसको, आप लगा लेते ना उसको। तो सबसे राजनीतिक सभी मत बोलिए, भाई राज्यपाल नहीं बनाएंगे आपको, इतना अखिलेश भाई सुन लीजिए, ऐसे बता बात करके छाप रहा था सीपीआई के अखबारों को। अरे आप लोग अरे छोड़ देखिए, देश आपको लगातार झटके दे रहा है। आपको इतने झटके मिल चुके हैं कि नाथुराम गोडसे चिल्लाने से आप सत्ता नहीं पालेंगे। आपको इतने झटके लग चुके हैं। बिल्कुल, देखिए रनिंग कमेंट्री मत करिए, बोलने दीजिए तो फिर आता हूं मैं आपके पास। छोड़िए, मेरे तर्क का जवाब नहीं था, मेरे सवाल का आपने जवाब दिया। ठीक है भालचंद्र जी, आप जवाब देना चाहेंगे तो जल्दी से अपनी बात रखिए। जवाब दीजिए। आपने कहा कि असगर तेरे झटका दिया है आपको। अरे बताओ तो सही, झटका दिया है, झटका तो 2 महीने के। अरे ये तो हलाल करते हैं, तो हलाल करते हैं इस्लामिस्ट।
ऐसा नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल आप सभी लोगों से पूछता हूँ, चलिए एक सवाल आप सभी लोगों से, इसका जवाब दीजिएगा, छोटे में जवाब, फिर भाषण में दीजिएगा धीमान साहब, बिल्कुल नहीं मेरा, हाँ बिल्कुल 10-10 सेकंड में। शोभा यात्रा अगर वहां पर निकलती है जेएनयू के अंदर, तो क्या उसका विरोध होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। धीमान जी पहले आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा जल्दी से। भाई साहब, अगर शोभा यात्रा निकले तो उसका सम्मान है, लेकिन वो शोभा यात्रा नहीं है, वो धर्म की आड़ में देश के युवाओं ठीक है, आपकी बात हो गई अखिलेश यादव, भटकाना और कुछ नहीं। चप्पलों पे अरे हो गया भाई, हाँ या ना में कहा था अखिलेश जी, चप्पलों पे चर्चा नहीं, निकलनी चाहिए कि नहीं यात्रा? भारत देश जब नेशन बिल्डिंग का जब जो हमारे देश के युवा जो, अरे फिर आप इतिहास की किताब निकाल रहा है, मैं कह रहा हूं हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोल देने दीजिए। नहीं, मैं आ गया सीधे कि भाई इस देश में सारे धर्मों का सम्मान है, सारे लोगों के रिचुअल्स का सम्मान है। यदि एक तरफ शोभा यात्रा निकल रही है तो अन्य भी जो माइनॉरिटीज हैं, सिख हैं, अरे शोभा यात्रा निकलनी चाहिए कि नहीं, वो तो जवाब दीजिए। वो निकाले, उनको कोई रोक रहा था क्या? ऐसा कुछ हुआ है क्या कि वो लोग अपनी यात्रा निकाल रहे, कोई रोक रहा था? ये लोग जो, अब देखो, एक मिनट भाई, एक मिनट, आप इसका जवाब दीजिए पहले, उसके बाद आता हूँ। हाँ जल्दी अखिलेश जी जल्दी जवाब दीजिए, आप ही को कह रहा हूं। हाँ। मैं यही कह रहा हूं सर कि यह जो देश है, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सारे धर्मों का सम्मान है, सारे हाँ या ना में जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? निकलना चाहिए, ठीक है। अब सवाल मेरा एबीवीपी के नेता से, ठीक है, पीयूष प्रवीण जी से सवाल है। इनका आरोप यह है, और जो आप लोगों पर एक बार बार बात कही जा रही है आप लोगों को लेकर, कि मकसद आपका शोभा यात्रा निकालना नहीं था, उसकी आड़ में, धर्म की आड़ में आप लोग राजनीति कर रहे थे, लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहे थे। ये सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप शायद आप लोग नहीं जान रहे होंगे, सूचना की कमी होगी। ये दो अलग अलग कार्यक्रम थे। अच्छा। जो रावण दहन का कार्यक्रम था वो अलग हो रहा था, और जो शोभा यात्रा का रूट था वो अलग था। तो यदि इनको ये मिर्ची लगी कि हाँ शर्जील इमाम और उमर खालिद और अफजल गुरु के फोटो क्यों लगा रखे हैं, बसवा राजू के फोटो क्यों लगा रखे हैं उसमें रावण के पुतले में, तो वहां जाके विरोध करते ना। ये शोभा यात्रा रोकने क्यों गए थे? ये साबरमती टी पॉइंट पर आकर के वहां पे भी चप्पलें क्यों दिखा रहे थे शोभा यात्रा को? दूसरा एक चीज, वो राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं। ये जो दुर्गा पूजा का है, ये दुर्गा पूजा समिति जेएनयू के द्वारा आयोजित किया जाता है, किसी विद्यार्थी संगठन के द्वारा नहीं है, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, प्रवेश चौधरी जी। प्रवेश चौधरी जी, हो गया प्रवेश चौधरी जी, उस पे तो बात नहीं करोगे, जानबूझ के नेशनल एंटी नेशनल लेके आओगे। डेमोन्स्ट्रेशन का जगह जो थी वो सुन लीजिए भाई, अखिलेश भाई सुनिए। वामपंथी संगठनों ने बराक पर पहले डेमोन्स्ट्रेशन रखने का निर्णय किया। अच्छा, जेएनयू का कॉल था, जेएनयू का जो जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी है, उसने कॉल दिए थे रावण को जलाने का। वो जो अलग कार्यक्रम था शोभा यात्रा का, वो विद्यार्थी परिषद कर रहा था और छात्र कर रहे थे, वो कॉल थी उनकी। अब उसमें वामपंथियों ने अचानक अपना कार्यक्रम का शेड वो चेंज किया, प्लेस चेंज किया, और वहां आकर, यानी कि आप सोचिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज उनमें चल रही थी ना। क्योंकि मैंने भी सारे विद्यार्थियों से विषय कलेक्ट करा, उसके बाद आपको बता रहा हूं। जेएनयू के अंदर 26 सालों से दुर्गा पूजा हो रही, कोई आज नई नहीं हो रही। सरस्वती पूजा भी होती है, और भी तमाम तरह के रिचुअल्स जो है इस्लामिक में वो भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्योंकि हंगामा करना है, क्योंकि हाईलाइट होना है, और क्योंकि जेएनयू की इमेज को खराब करना भालचंद्र कांगो करना है, इसलिए काम करते हैं। भालचंद्र कांगो जी, धर्म की रोटी किसे सेकनी है प्रोफेसर साहब? धर्म की रोटी किसे सेकनी है? ठीक है, धर्म की रोटी किसे सेकनी है? ठीक है, अब रुक जाइए, हो गया, आपकी बात हो गई भाई। मेरा हाँ या ना वाला था सवाल, ठीक है। भालचंद्र कांगो जी, भालचंद्र कांगो जी, एक मिनट रुक जाइए। प्रवेश भाई रुकिए, रुक जाओ भाई, अखिलेश जी रुकिए। अरे अखिलेश जी रुक जाइए यार, और भी लोग हैं पैनल में, बाकियों को बोलने दीजिए। एक मिनट प्रवेश भाई रुक जाइए, रुक जाइए। मेरा सवाल भालचंद्र कांगो जी से, आप सीपीआई के नेता हैं। भालचंद्र जी, आपत्ति किस बात को लेकर? शोभा यात्रा निकलने को लेकर, या रावण के चेहरों में शर्जील इमाम को और उमर खालिद को दिखा दिया गया, उससे दिक्कत है? देखिए, मेरी दिक्कत जो है धर्म और राजनीति को साथ में लाने की जो प्रॉब्लम है, उससे दिक्कत है मेरे को। आप शोभा यात्रा निकाल, अरे बोले तो दीजिए भाई, वो एक शब्द नहीं बोल पाए बेचारे अभी, बोले दीजिए। हाँ बोलिए। धर्म और राजनीति को अलग रखिए, ये हमारा कहना है। अरे अब तो गांधी का देश है, गांधी कह रहे हैं धर्म और राजनीति आ गए लास्ट में गांधी की। सुन लीजिए यार, उनको बोलने तो दीजिए। आप लोग स्टूडियो में हैं, इसलिए इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ही बोलते रहेंगे, उनको बोलने दीजिए। ये तो गांधी का एक मिनट प्रवेश भाई रुकिए। भालचंद्र जी, आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं अनइंटरप्टेड, अपनी बात रखिए जल्दी से।
आखिर में मुझे दीजिएगा ये। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि देश की राजनीति को धर्म और राजनीति को मिक्स करना ये बहुत खतरे की घंटी है। इससे हमको दूर रखना चाहिए और विद्यार्थियों ने इससे दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है कपिल जी, इसमें क्या दिक्कत है अगर वो कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति अलग रहे? क्यों घालमेल? सवाल बताना, मैं 2 लाइन का सवाल जवाब। पहला जवाब, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान की कट्टर मानसिकता की मांग को धर्म के आधार पर समर्थन देके पाकिस्तान का समर्थन दिया था सीपीआई ने, वो आज किस मुंह से कह रहे हैं कि धर्म को अलग रखना चाहिए? और दूसरी बात मेरी अंतिम सुन लीजिए कि भारत के विश्वविद्यालयों में अगर शोभा यात्रा नहीं निकलेगी तो क्या इस्लामाबाद और रावलपिंडी के विश्वविद्यालयों में निकाली जाएगी? तालिबान भी यही डिमांड करता है। अरे सुन लीजिए भाई, आपको तालिबान की याद क्यों आ गई इतनी जल्दी? छोड़िए ना उसको, उनको अपनी बात रखने दीजिए। कट्टरता की बात आप कर रहे हैं कपिल जी, प्रोफेसर हैं। हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता अखिलेश जी, कभी नहीं कट्टर हो सकता। मूर्ख हर जगह जिन्हें कहा ना सेकुलरिज्म, मूर्ख हर जगह सेकुलरिज्म इसलिए है क्योंकि हिंदू है, केवल हिंदू है। नहीं, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, बांग्लादेश का हाल देख लीजिए, जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में हुआ। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, संवेदनशीलता के साथ बहस करिए और भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। अब शब्द आप लोग ना बोले प्लीज, अब शब्द मत बोलिए। आखिरी कमेंट विनोद जी आपसे चाहूंगा मैं, ये बात अगर निकलकर सामने आ रही है कि यहां पर सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें होनी चाहिए, शिक्षण संस्थान है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई की बात होनी चाहिए, इसी तरह की डिबेट्स भी होनी चाहिए। मैं भी इस तरह की डिबेट का हिस्सा वहां बना हूं, मैं भी सुनने गया हूं कई बार। लेकिन मेरा कहना यह है कि जेएनयू भी तो इसी देश का हिस्सा है। देश भर के छात्र छात्राएं वहां पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, उनके घरों पर जो त्योहार मनाया जाता है अगर उस तरीके से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो इसमें फिर धर्म वाली बात कहां से आ जाती है? चप्पल की बात कौन रहा है? आपसे धीमान साहब, आपका नाम विनोद अग्निहोत्री है, फिर से ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। त्योहार मनाने में किसी को आपत्ति नहीं है, त्योहार मनाने की आज़ादी है पूरी तरह से। हमारे ज़माने में भी जेएनयू में भी दुर्गा पूजा का समय आता था, दशहरा आता था, सब आता था। ज़्यादातर तो छात्र छुट्टी होती थी चले जाते थे घर अपने, समझे। और जो रहते थे वो मिलजुल के त्यौहार मनाते थे, पटाखे भी फोड़ते थे, पूजा भी करते थे, सब करते थे, कभी कोई झगड़ा झंझट होता ही नहीं था। और उसमें विद्यार्थी परिषद के लोग भी होते थे, सफाई के लोग भी होते थे, एसएफ के होते थे, एसवाईएस के, सब मिलकर मनाते थे। कभी कोई झगड़ा ही नहीं होता था भाई। ये तो झगड़ा पिछले 20-25 साल से शुरू हुआ है, 90 के बाद से। अच्छा, अब उस बहस में अगर चलेंगे तो फिर लंबा नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे लगता है। लेकिन जेएनयू जैसे संस्थान में मेरा ये मानना है कि इस तरीके के लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, वैचारिक बहस हो वो सबसे बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर लगातार जारी है।